नमस्कार। आज हम 1757 से 1857 के बीच का जो दौर था, मतलब प्लासी युद्ध से लेके पहले स्वतंत्रता संग्राम तक, उस समय भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां कैसी थीं, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारी बातचीत का आधार दृष्टि आईएएस का एक लेख है। ये 100 साल बड़े अहम थे। इनमें ऐसा क्या हुआ कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही मतलब पूरी तरह बदल गई? कैसे पहले एक कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यही समझने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेख ये बताता है कि ये जो आर्थिक शोषण था, ये कई चरणों में हुआ, कोई एक सीधी लाइन नहीं थी। तो ये पहला चरण कौन सा था और इसमें खास क्या था? हाँ, जो पहला दौर था उसे हम व्यापारिक चरण कह सकते हैं, जो करीब करीब 1757 से 1813 तक चला। देखिए, इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य मकसद था वो था व्यापार पर कब्जा करना, एकाधिकार करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और मजे की बात यह है कि ये मुनाफा कमाने के लिए वो इंग्लैंड से कोई खास पैसा नहीं ला रहे थे। अच्छा, तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा था? ये मुनाफा कैसे बन रहा था? पैसा यहीं से बन रहा था, भारत से ही। खासकर 1765 के बाद जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का हक मिल गया, तो उन्होंने इसी भारतीय राजस्व का, यहीं के पैसे का इस्तेमाल किया। वो इससे यहीं का बना हुआ माल खरीदते थे, जैसे कपड़ा है, मसाले हैं, और उसको इंग्लैंड भेजते थे। तो हुआ ये कि भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीदकर बाहर भेजा जा रहा था। कमाल है। मतलब भारत अपने ही शोषण का खर्चा खुद उठा रहा था। और लेखे भी कहता है कि इसी पैसे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में मदद की। क्या ये सच है? बिल्कुल, इसी को तो धन निष्कासन या अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में दौलत ब्रिटेन गई। एक अनुमान है कि उस समय ये ब्रिटेन की जो कुल राष्ट्रीय आय थी उसका करीब 2 से 3% था, सोचिए। और ये पैसा ब्रिटेन में पूंजी जमा करने में, वहां की फैक्ट्रियों को फाइनेंस करने में बहुत काम आया। दीवानी मिलने के बाद तो कंपनी का पूरा ध्यान खेती से ज्यादा लगान निचोड़ने पर लग गया, जिसके लिए उन्होंने फिर वो जमीन के लगान के लिए अलग अलग सिस्टम आजमाए, जिनकी बात हम आगे करेंगे। समझ गया। तो ये तो हुआ सीधा व्यापारिक शोषण। इसके बाद क्या हुआ? क्या उनकी रणनीति बदली? क्योंकि सुनने में आता है कि 1813 के आसपास कंपनी का वो जो एकाधिकार था वो भी खत्म होने लगा था। हाँ, यहीं से कहानी थोड़ी बदलती है। दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम औद्योगिक पूंजीवाद या मुक्त व्यापार का चरण कह सकते हैं, करीब 1813 से 1858 तक। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। मतलब भारत के बाजार अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खुल गए। और 1833 में तो ये एकाधिकार पूरी तरह ही खत्म हो गया। अब देखिए, इस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहां कारखानों में मशीनों से बहुत सस्ता माल बन रहा था। तो इसका असर भारत पर क्या पड़ा? अब तो कंपटीशन भी बढ़ गया था। असर बहुत गहरा पड़ा। भारत की भूमिका ही बदल दी गई। अब भारत सिर्फ अपना तैयार माल बेचने वाला देश नहीं रहा, उसे 2 काम करने पर मजबूर किया गया। एक, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल जैसे कपास, जूट, नील वगैरह, उसका सस्ता स्रोत बनना। और दूसरा, उन्हीं फैक्ट्रियों में बने सस्ते तैयार माल, खासकर कपड़े के लिए एक बड़ा खरीदार बनना, एक बड़ा बाजार बनना। नतीजा, भारत के जो सदियों पुराने अपने उद्योग थे, हाथ से बनने वाले सामान के, वो तबाह होने लगे। इसी को विऔद्योगीकरण कहते हैं। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटेन पर निर्भर हो गई, एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद एक तीसरा चरण भी आता है। हाँ, बिल्कुल। वो था वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो 1858 के बाद शुरू हुआ। 1857 के बाद तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। इस दौर में ब्रिटेन ने अपनी जो एक्स्ट्रा पूंजी थी, जो पैसा था, उसे बड़े पैमाने पर भारत में लगाना शुरू किया, खासकर रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा कंपनियों में, जहाजों में, खदानों में। अब ये निवेश ऊपर से देखने में तो विकास लगता था। हाँ, जैसे रेलवे लाना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका असली मकसद था भारत के संसाधनों पर ब्रिटेन की पकड़ को और मजबूत करना और ज्यादा मुनाफा कमाना। तो शोषण और ज्यादा गहरा और क्या कहते हैं, संस्थागत हो गया। ये तो शोषण के अलग अलग चेहरे हुए।
अब जरा उन तरीकों पर आते हैं जिनसे ये शोषण किया गया, खासकर लगान वसूलने के तरीके। आपने जिक्र किया था कि अंग्रेजों ने कई तरह की भूमि राजस्व प्रणालियां आजमाई। शायद ये दिखाता है कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे निकाला जाए। पहली थी इजारदारी प्रणाली 1772 की। ये क्या थी? 1972 में बंगाल में शुरू की थी। इसमें होता ये था कि किसी एक इलाके से लगान वसूलने का जो अधिकार था वो नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को दे दिया जाता था। उसे इजारदार कहते थे। ये ठेका पहले 5 साल के लिए होता था। ये असल में मुगल काल में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था चलती थी, उसी का एक रूप था ये। नीलामी सुनने में तो लगता है कि बड़ा पारदर्शी तरीका होगा, पर ये काम किया इसने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यवस्था बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि देखिए जो ठेकेदार थे, इजारदार, उनका तो एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो उन्होंने किसानों का भयानक शोषण किया, लगान की दरें बहुत ऊंची रखी गईं और वसूली भी बड़ी बेरहमी से की जाती थी। फिर कई ठेकेदारों ने नीलामी में इतनी ऊंची बोली लगा दी जो असल में वो वसूल ही नहीं पाए, तो वो दिवालिया हो गए। इससे सरकार की आमदनी भी ऊपर नीचे होती रही, स्थिर नहीं रही। और हाँ, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद भी बहुत हुआ। कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि खेती बर्बाद हुई और किसान बहुत बुरी हालत में पहुंच गए। तो जब ये तरीका फेल हो गया तो फिर क्या किया गया? लेख में अगला जिक्र है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली का। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। इसका नाम स्थायी क्यों था? कुछ खास था इसमें? हाँ, इसे 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस डिवीजन में लागू किया गया। बाद में ये उत्तरी मद्रास और यूपी के भी कुछ हिस्सों में फैली। इसमें खास बात ये थी कि सरकार ने जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया और उनके साथ एक समझौता किया कि वो सरकार को एक तय रकम, एक निश्चित रकम बतौर लगान देंगे और ये रकम हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई। मतलब भविष्य में इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे और जो भी वसूलते थे उसका करीब 89% यानी 111 हिस्सा सरकार को दे देते थे और बाकी 11% यानी 11 हिस्सा वो खुद रखते थे। अंग्रेजों की सोच ये थी कि इससे उनकी आमदनी पक्की हो जाएगी और एक ऐसा जमींदार वर्ग भी बन जाएगा जो उनके प्रति वफादार रहेगा और शायद खेती में सुधार भी करेगा। लेकिन क्या ये सोच कामयाब हुई? किसानों के लिए कैसी रही ये स्थायी व्यवस्था? उनके लिए कुछ स्थायी हुआ? किसानों के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई। पहली बात तो ये कि जो लगान की रकम स्थायी की गई थी वो शुरू में ही बहुत ज्यादा रखी गई थी। दूसरी, इस व्यवस्था में किसानों के जो जमीन पर पुराने अधिकार थे वो खत्म हो गए। वो बस जमींदार की मर्जी पर खेती करने वाले काश्तकार बनकर रह गए। अगर वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें बड़ी आसानी से जमीन से हटा दिया जाता था। इससे वो बेचारे साहूकारों के चंगुल में फंस गए, कर्ज के जाल में। और मजे की बात यह है कि शुरू शुरू में जमींदारों पर भी बड़ी सख्ती थी। एक सूर्यास्त कानून था, मतलब अगर तय तारीख के सूरज डूबने तक लगान जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी। अच्छा। हाँ, इसके कारण कई पुराने जमींदार खानदान भी बर्बाद हो गए और जो बाद के जमींदार आए उन्होंने भी खेती सुधारने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका काम बस लगान वसूलना रह गया। और क्योंकि लगान तो स्थायी था, तो बाद में जब खेती बढ़ी या चीजों के दाम बढ़े तो सरकार को उसका कोई फायदा नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ। मतलब ना किसान का भला हुआ, न लंबे समय में सरकार का। अजीब व्यवस्था थी। तो इस स्थायी बंदोबस्त की जो दिक्कतें थी, खासकर दक्षिण भारत में, जहां शायद बड़े जमींदार वैसे भी कम थे, वहां क्या कोई और तरीका अपनाया गया? लेख में रियतवाड़ी व्यवस्था 1792 का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण और पश्चिम भारत में अंग्रेजों ने एक अलग रास्ता अपनाया जिसे रैयतवाड़ी कहते हैं। रैयत मतलब किसान। तो इसमें सरकार ने सीधे किसानों से ही लगान का बंदोबस्त किया। इसे सबसे पहले कैप्टन रीड ने 1792 में मद्रास के बारामाहल जिले में आजमाया था और बाद में थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में बड़े पैमाने पर लागू किया। इसमें जमींदार जैसे बिचौलिए नहीं थे। सरकार सीधे रैयत यानी किसान से समझौता करती थी। किसान को उसकी जमीन का मालिक माना जाता था। वो उसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, जब तक वो लगान देता रहता था। लगान यहाँ स्थायी नहीं था, इसे हर 20-30 साल में फिर से तय किया जाना था। ये व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम और कुछ और जगहों पर फैली। अच्छा, तो इसमें बिचौलिए हट गए। ये तो किसानों के लिए कुछ अच्छा रहा होगा।
देखिए, कागज पर तो यही सोचा गया था, लेकिन असल में रैयतवाड़ी भी किसानों के लिए बड़ी भारी पड़ी। सबसे बड़ी दिक्कत थी लगान की दर, जो बहुत ज्यादा थी। मतलब कई बार तो उपज का 50% या उससे भी ज्यादा लगान तय कर दिया जाता था। फिर जमीन का जो सर्वे और मूल्यांकन होता था, वो भी अक्सर बड़ा अंदाजे पर और बहुत सख्ती से किया जाता था। इससे किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। और क्योंकि सीधे सरकार का मामला था, तो जो छोटे सरकारी कर्मचारी थे उन्हें बहुत ताकत मिल गई, जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा। और हाँ, इस व्यवस्था ने भी किसानों को साहूकारों के पास जाने पर मजबूर किया। लगान चुकाने के लिए किसान कर्ज लेते थे, जमीन गिरवी रखते थे, और अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो साहूकार उनकी जमीन हड़प लेते थे। तो एक तरह से सरकार ही सबसे बड़ी जमींदार बन गई और किसान धीरे धीरे अपनी जमीन खोते गए। ये तो बड़ी विडंबना है। मतलब हर सिस्टम का नतीजा घूम फिर कर किसानों की बदहाली ही निकल रहा था। एक और व्यवस्था का जिक्र है, महालवाड़ी व्यवस्था 1822। ये शायद उत्तर भारत में थी। ये कैसे अलग थी? जी, इसे 1822 में होल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, यानी आज का जो पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पंजाब है, उन इलाकों में लागू किया। यहाँ ना तो बंगाल जैसे बड़े बड़े जमींदार थे और ना ही दक्षिण की तरह हर किसान से अलग अलग समझौता करना आसान था। यहाँ गांवों में जमीन पर अक्सर पूरे गांव या महाल, जो गांव या गांवों का समूह होता था, का एक तरह से सामूहिक अधिकार होता था। तो सरकार ने क्या किया कि किसी एक किसान या जमींदार के बजाय पूरे गांव या महाल से एक साथ लगान का समझौता किया। लगान इकट्ठा करके सरकार को देने की जिम्मेदारी या तो गांव के मुखिया, जिसे लंबरदार कहते थे, उसकी होती थी, या फिर पूरे गांव समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। इसमें भी लगान स्थायी नहीं था, इसे भी समय समय पर आमतौर से 20-30 साल में बदला जाना था। अच्छा, ये सामूहिक जिम्मेदारी वाली बात, ये सुनने में तो ठीक लगती है। ये कैसे चली फिर? इसमें भी अपनी दिक्कतें थीं। लगान का जो निर्धारण था, वो यहाँ भी अक्सर बहुत ज्यादा था, और कई बार जमीन की असल उपज क्षमता देखे बिना ही तय कर दिया जाता था। सर्वे और अनुमान यहाँ भी गलत होते थे, जिससे गड़बड़ियां होती थीं। फिर गांव के जो थोड़े दबंग या प्रभावशाली लोग होते थे, वो छोटे और कमजोर किसानों का शोषण कर सकते थे। और एक और बात, कई बार लगान इकट्ठा करने का जो खर्चा आता था, वो इतना ज्यादा होता था कि सरकार को असल में कोई खास फायदा होता ही नहीं था। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए ये व्यवस्था भी दमनकारी ही रही। तो ये तो हो गई लगान वसूलने की अलग अलग प्रणालियां, जिनका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार तक पहुंचे। इनके अलावा लेख में और कौन सी आर्थिक नीतियों का जिक्र है जिनका असर बहुत गहरा पड़ा? जैसे एक शब्द आता है, कृषि का व्यवसायीकरण। ये क्या था? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था, खासकर 19वीं सदी के बीच के बाद। देखिए, जब लगान इतना ज्यादा था, किसान कर्ज में डूबे हुए थे, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो सिर्फ अपने खाने के लिए अनाज न उगाएं, बल्कि ऐसी फसलें उगाएं जिन्हें बाजार में बेचा जा सके, यानी नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स, जैसे नील, कपास, गन्ना, जूट, चाय, अफीम वगैरह। ये फसलें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उगाई जाती थीं। इससे हुआ ये कि भारतीय खेती दुनिया की अर्थव्यवस्था से तो जुड़ गई, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिला। उन्हें अपनी फसल व्यापारियों और बिचौलियों को सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती थी, और जब दुनिया के बाजार में इन चीज़ों के दाम गिरते थे, तो उसका सीधा असर भारत के किसानों की रोजी रोटी पर पड़ता था। उनकी हालत और ज्यादा असुरक्षित हो गई। और रेलवे का क्या? 1853 में शुरू हुई। इसे तो अक्सर लोग अंग्रेजों के अच्छे कामों में गिनते हैं कि देखो भारत में रेलवे लाए। क्या ये वाकई भारत के विकास के लिए था? देखिए, दिखाया तो यही गया कि ये आधुनिकीकरण है, विकास है, लेकिन रेलवे लाने के पीछे अंग्रेजों के अपने हित सबसे ऊपर थे। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, जो कच्चा माल था जैसे कपास, उसे अंदरूनी इलाकों से बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाना, ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। दूसरा, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में जो माल बन रहा था, उसे बंदरगाहों से देश के कोने कोने के बाजारों तक पहुंचाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था उनके लिए, वो था सेना और सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ताकि अगर कहीं कोई विद्रोह हो तो उसे आसानी से कुचला जा सके और पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल बना रहे। लॉर्ड डलहौजी और उनसे पहले लॉर्ड हार्डिंग ने भी इन्हीं सैनिक और व्यापारिक फायदों को देखकर रेलवे पर जोर दिया था,
और एक बात और याद रखनी चाहिए क्या? कि रेलवे बनाने में जो पैसा लगा था वो ब्रिटिश पूंजीपतियों का था और उन्हें उनके पैसे पर 5% मुनाफे की गारंटी दी गई थी। और ये गारंटी का पैसा कहाँ से जाता था? भारत के खजाने से, यानी हम लोगों के टैक्स के पैसे से। तो ये विकास भारत के लिए कम, ब्रिटेन के लिए ज्यादा था। यानी विकास के नाम पर भी शोषण का एक और औजार। आपने शुरू में एक और बहुत गंभीर बात कही थी, विऔद्योगीकरण, मतलब भारत के उद्योगों का खत्म होना। ये कैसे हुआ, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? जरूर। ये शायद ब्रिटिश नीतियों का सबसे बुरा और सबसे दूर तक असर डालने वाला नतीजा था। हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक साथ दो काम किए। एक तरफ उन्होंने ब्रिटेन में भारत से जाने वाले तैयार माल पर, खासकर हमारे कपड़ों पर, बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इससे वो सामान वहां बहुत महंगा हो गया और बिकना बंद हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो मशीनों से सस्ता माल बन रहा था, खासकर कपड़ा, उसे लगभग बिना किसी ड्यूटी के या बहुत कम ड्यूटी पर भारत के बाजारों में उतार दिया। अब भारत के जो कारीगर थे, दस्तकार थे, जो हाथ से दुनिया की बेहतरीन चीजें बनाते थे, वो इस सस्ते मशीनी माल का मुकाबला कैसे करते? नहीं कर पाए। सही बात है। और इसके साथ एक और चीज हुई। भारत में जब अंग्रेजी राज आया तो जो पुराने राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, जो इन कारीगरों के सबसे बड़े खरीदार होते थे, उनका संरक्षण खत्म हो गया। तो ये दोहरी मार पड़ी। नतीजा ये हुआ कि भारत का जो विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था और दूसरे जो हस्तशिल्प थे, वो सब बर्बाद हो गए। लाखों बुनकर, कारीगर, शिल्पकार बेरोजगार हो गए। शहर उजड़ने लगे। ये लोग वापस गांवों की तरफ भागे, जिससे खेती पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। बाप रे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखें, ये अलग अलग लगान व्यवस्थाएं, खेती को नकदी फसलों की तरफ मोड़ना, रेलवे का जाल बिछाना और अपने उद्योगों को खत्म कर देना, तो इन सब का भारत पर कुल मिलाकर क्या असर हुआ? क्या निचोड़ निकलता है इस सब का? निचोड़, जैसा मैंने कहा, बहुत ही कड़वा है। इन सारी नीतियों ने मिलकर भारत की जो अपनी पारंपरिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कारीगर, शिल्पकार बर्बाद हो गए। किसान इतने भारी लगान और कर्ज के बोझ के नीचे दब गए कि उनकी जमीनें छिनती गई और वो बेचारे या तो भूमिहीन मजदूर बन गए या फिर साहूकारों के गुलाम। जमींदारी व्यवस्था में भी कई पुराने जमींदार हटे और उनकी जगह वो लोग आ गए जिनका खेती से कोई जुड़ाव नहीं था, जैसे साहूकार, व्यापारी, जिनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना था। खेती में कोई नया निवेश नहीं हुआ, तकनीक पिछड़ी रही, तो खेती का उत्पादन या तो रुक गया या कम हो गया। हाँ, कुछ आधुनिक उद्योग जैसे कपड़ा मिले, कोयला खदानें लगीं, लेकिन उन पर भी ज्यादातर ब्रिटिश पूंजी का ही कब्जा था और उनका फायदा भी ब्रिटेन को ही ज्यादा मिलता था। और इन सबका जो मिला जुला नतीजा निकला, वो था भारत में भयानक गरीबी का फैलना। और इसी वजह से 19वीं सदी के आखिर में बार बार इतने भयंकर अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोग मारे गए। अगर एक लाइन में कहें तो भारत को ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का गोदाम और उसके बने बनाए माल का बाजार बना दिया गया। ये तो वाकई बहुत ही अंधकारमय तस्वीर है। क्या उस समय भारत में कोई समझ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? लेख में कुछ नाम आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त। आखिर में कई भारतीय राष्ट्रवादी नेता और सोचने समझने वाले लोग थे जिन्होंने इन नीतियों की असलियत को समझा और उनकी बहुत तीखी आलोचना की। इनमें सबसे बड़ा नाम तो दादा भाई नौरोजी का ही है, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने अपनी बहुत मशहूर किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901। इसमें उन्होंने धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत बहुत जोरदार तरीके से सामने रखा। उन्होंने बाकायदा आंकड़े देकर यह साबित किया कि कैसे भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन की तरफ बह रहा था। जैसे अंग्रेज अफसरों की तनख्वाहें, उनकी पेंशन, उनकी बचतें जो वो इंग्लैंड भेजते थे, लंदन में जो भारत सरकार का दफ्तर था उसका खर्चा, भारत में जो ब्रिटिश फौज रखी जाती थी उसका खर्चा, जो ब्रिटिश कंपनियां यहाँ व्यापार कर रही थी उनका मुनाफा, और भारत ने जो कर्ज लिए थे ब्रिटेन से उन पर दिया जाने वाला ब्याज, ये सब पैसा भारत से जा रहा था और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। नौरोजी का अंदाजा था कि भारत का जो कुल सरकारी राजस्व था उसका लगभग 1/3 हिस्सा इसी तरह ब्रिटेन चला जाता था और यही भारत की भयंकर गरीबी का सबसे बड़ा कारण था। 1/3
ये तो यकीन के बामुश्किल है। और रोमेश चंद्र दत्त उनका क्या योगदान था? रोमेश चंद्र दत्त खुद एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने भारत का पहला व्यवस्थित आर्थिक इतिहास लिखा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से, 2 हिस्सों में, 1901 और 1903 में। उन्होंने बहुत गहराई से ये दिखाया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां, खासकर भारी लगान और उनकी जो मुक्त व्यापार की नीति थी, उसने भारत के उद्योगों यानी विऔद्योगीकरण और खेती को बर्बाद कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत की गरीबी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासन की वजह से है। दत्त ने रेलवे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रेलवे से विदेशी माल देश के अंदर तक ज्यादा आसानी से पहुंच गया, जिससे हमारे अपने उद्योग और ज्यादा तबाह हुए। और भी कई लोग थे, जैसे महादेव गोविंद रानाडे थे। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक निर्भर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई है, और उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाने और औद्योगिकरण पर बहुत जोर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारी टैक्स और बेहिसाब फौजी खर्चों की आलोचना की और कहा कि ये पैसा शिक्षा और लोगों की भलाई पर खर्च होना चाहिए। दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेता थे, उन्होंने भी आर्थिक राष्ट्रवाद की बात की, स्वदेशी का समर्थन किया। तो इन सभी शुरुआती राष्ट्रवादियों ने मिलकर ये चेतना जगाई कि भारत की गरीबी और पिछड़ापन अंग्रेजों की देन है, उनकी शोषणकारी नीतियों का नतीजा है। तो आज की ये जो पूरी बातचीत हुई, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि 1757 से 1857 और उसके बाद भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियां सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से चलाई गईं कि भारत को कैसे ब्रिटेन के आर्थिक फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, भले ही इसकी कीमत भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, अपने उद्योग और अपने लोगों की भलाई गंवाकर चुकानी पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत का जो पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक ढांचा था, उसे जानबूझकर तोड़ा गया, स्थानीय उद्योगों को दबाया गया, खत्म किया गया, किसानों पर ऐसा बोझ डाला गया जिसे वो उठा ही नहीं सकते थे। पूरे देश को कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटिश माल के खरीदार में बदल दिया गया। लगातार देश का पैसा बाहर जाता रहा और हम आर्थिक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो गए। यही इस दौर की सच्चाई थी। और इस आर्थिक शोषण की जड़ें इतनी गहरी थीं कि जब देश आज़ाद हुआ तब भी हमें गरीबी, पिछड़ेपन और एक बहुत कमज़ोर औद्योगिक आधार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनसे उबरने में हमें कई दशक लग गए। और यहाँ शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात है, क्या आज की दुनिया में, ये जो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, जहाँ सीधा सीधा कोई औपनिवेशिक शासन तो नहीं है, क्या हमें फिर भी आर्थिक निर्भरता के कुछ नए रूप देखने को मिलते हैं? क्या आज भी ऐसा होता है कि कुछ ताकतवर देशों या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की नीतियां दूसरे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गलत असर डालती हैं, उनके संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं और कहीं ना कहीं उनके अपने पैरों पर खड़े होने में रुकावट डालती हैं? इतिहास हमें आज को समझने और कल के बारे में सोचने की एक दृष्टि देता है, एक नज़र देता है। इस पर सोचना ज़रूरी है।